नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में सामान्य प्रबंध के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है बुक कीपिंग, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण और आय विवरण तैयार करना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होती है दोनों अलग अलग है। आप ये मत समझिएगा कि दोनों एक ही होती है। हमने कल जो वीडियो देखा था, यानी कि पार्ट 2 का जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग की जो 8 स्टेप होती है, यानी कि 8 अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में कुछ अवस्थाएं किससे संबंधित होती है? बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में पुस्तक पालन कहते हैं। तो जो बुक कीपिंग होती है उसकी कुछ अवस्थाएं होती है इन 8 अवस्थाओं में, और बाकी की अवस्थाएं अकाउंटिंग से संबंधित होती है, जिसमें पहचान करना, मापना, प्रविष्टि करना, वर्गीकृत करना और सारांशित करना। तो ये जो अवस्थाएं होती है ये किससे संबंधित होती है? बुक कीपिंग से संबंधित। बाकी की जो अवस्थाएं होती है विश्लेषण करना, निर्वचन करना और संप्रेषित करना, ये होती है लेखांकन से संबंधित। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेन देन को रिकॉर्ड करना, यानी कि प्रविष्टि करना, वर्गीकृत करना और सारांशित करना, ये किससे संबंधित होगी? तो ये बुक कीपिंग से संबंधित होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन करना। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ए, ब्लैंक दिया है उसने, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक रिक्त स्थान है। ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नगद शेष, अनुकूल शेष। तो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है उसको हमें समझना जरूरी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आपको क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है तो आप अपना जो बैलेंस है वो जीरो होने के बाद भी आप क्या कर सकते हो? वहां से बैलेंस या वहां से विड्रॉ कर सकते हो। तो जब आपका बैलेंस क्या होता है? माइनस में चला जाता है, तो इस माइनस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कैश बुक है, कैश बुक हमें पता है कैश बुक क्या होती है। तो कैश बुक एक रोकड़ बही होती है और इस कैश बुक में एक बैंक कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बैंक कॉलम में हम क्या लिखते हैं? तो बैंक कॉलम में हम लिखते हैं कि बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शनों की एंट्री हम कैश बुक के बैंक कॉलम में करते हैं। अब कैश बुक का जो ये बैंक कॉलम है इसका कौन सा बैलेंस, यानी कि डेबिट या क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट को बताता है। तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो आपको प्लस में बैलेंस दिखाएगा कि आपके पास इतना पैसा है, लेकिन कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपको दिखाता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। अगला क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, which of the below given pupil are focused on the subjective inner world of thoughts, feeling and ideas, यानी कि नीचे दिए गए लोगों में से कौन सा व्यक्ति परक विचारों, भावनाओं और विचारों के आंतरिक दुनिया पर केंद्रित है? ऑप्शन है बहुर्मुखी, अंतर्मुखी, दोनों या कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्मुखी किसे कहते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपनी ही दुनिया में रहता है, यानी कि उसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र पसंद नहीं होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में रहता है। तो उस ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या कहेंगे? एक अंतर्मुखी व्यक्ति कहेंगे। लेकिन बहुर्मुखी अगर बात करें तो इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जो क्या करता है? बाहरी दुनिया से ज्यादा मेल मिलाप रखना पसंद करता है, या अकेला रहना पसंद नहीं करता है, या अपने प्रशंसक ज्यादा ढूंढना पसंद करता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? बहुर्मुखी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? व्यक्ति परक विचारों, भावनाओं और विचारों की आंतरिक दुनिया में केंद्रित है, यानी कि वो अपने विचारों में डूबा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्मुखी कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पर? सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, विच ऑफ दिस स्किल आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर एट द शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर यानी कि जो लो फ्लोर है, हमारा लो लेवल है, उसकी यहां बात होगी। तो शॉप फ्लोर स्तर पर कार्यकर्ता के लिए इनमें से कौन सा कौशल अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है वैचारिक, मानव, डिजाइन या तकनीकी कौशल। तो देखिए हमने यहाँ पर पार्ट 2 में समझा था कि स्तर जो होते हैं प्रबंध के वो 3 स्तर होते हैं। एक शीर्ष प्रबंध होता है, एक मध्य स्तर होता है और एक निम्न स्तर होता है, यानी कि लो लेवल हम जिसको बोल सकते हैं। तो लो लेवल पे जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि शॉप फ्लोर पे जो व्यक्ति होते हैं, उनका कौशल बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए वैचारिक कौशल हम उनका बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम किस टाइप का कौशल बढ़ाएंगे? तो वैचारिक तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको कोई डिसीजन लेने नहीं है। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेता है प्रशासन, यानी कि टॉप फ्लोर। ठीक है ना, मैनेजमेंट वो नहीं करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मानव कौशल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां पर वो क्या करते हैं? लो लेवल पर या निम्न स्तर पर वो करते हैं, उस कार्य को पूर्ण रूप देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए या किस टाइप की स्किल होना चाहिए? उसके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए, तब जाके वो काम को क्या कर रहा है? बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तकनीकी कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे,
द वर्बल पार्ट ऑफ ए ब्रांड, द पार्ट दैट कैन बी स्पोकन और रिटन इज नो एज। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, लोगो, पेटेंट। इसका तो देखो आंख बंद करके आपको पता चल गया होगा कि हम जब ब्रांड का एक जो मौखिक हिस्सा होता है, यानी कि हम बोल करके ब्रांड को बता रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं। जैसे कि टाटा, बिरला, ठीक है, रिलायंस, ये जो ब्रांड नेम है, एप्पल, सैमसंग, ये क्या है, ब्रांड नेम है। तो हम इनको किसी भी ब्रांड को अगर आप बोलोगे, ठीक है, बोलकर और लिख करके करोगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांड नेम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। देखो ट्रेनिंग हमें पता है ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है, हम किसी काम में परफेक्ट अगर बनना चाहते हैं तो उसकी अगर हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसमें हम परफेक्ट बन जाते हैं। अगर हम हमारे कर्मचारियों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे, प्रशासन के विकास के लिए, प्रबंधन के विकास के लिए, संगठन के विकास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग हम किसको देते हैं, हम देते हैं लो लेवल यानी कि निम्न स्तर के कर्मचारियों को। जो निम्न स्तर के कर्मचारी, उनको हम ट्रेनिंग देंगे तब जाके वो काम को ठीक से करेंगे। तो प्रशासन को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, प्रबंधन को नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संगठन का विकास अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग देना पड़ेगी या उन कर्मचारियों को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, Whose response is considered most important in marketing, यानी विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन हमारे सामने, प्रबंधक, ग्राहक, प्रचारक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप जो विपणन करते हो यानी कि जो मार्केटिंग करते हो वो किसके लिए करते हो, कस्टमर के लिए, यानी कि अधिकतर कस्टमर लाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो कस्टमर के लिए ही हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो बिल्कुल कस्टमर की होती है। प्रबंधक की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्रचारक की भी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला कौन होता है, एक कस्टमर होता है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो कस्टमर अधिक आएगा, और मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो कस्टमर इतना नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन कम्स विथ विथहोल्डिंग द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, और जो मोटिवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, मौद्रिक और अमौद्रिक, ठीक है ना। अब मौद्रिक अभिप्रेरणा में भी दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो यहाँ इन दोनों की बात की है। तो यहाँ जब हम किसी एम्प्लॉय का या किसी कर्मचारी का वेतन रोक लेते हैं, ठीक है ना, तो वो एक नेगेटिव साइन होता है, या माइनस, हम माइनस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, उसका ऋणात्मक अभिप्रेरण होता है। लेकिन जब हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हम उसे और सैलरी देते हैं, ठीक है, ओवर टाइम दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम धनात्मक अभिप्रेरण कहेंगे। तो अब यहाँ हमें अंदाजा लगाना बहुत आसान होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऋणात्मक अभिप्रेरण जो है हमारा, किसी कर्मचारी के वेतन रोक करके हम क्या करते हैं, उसको ऋणात्मक अभिप्रेरणाएं दे रहे हैं, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, the time gap between the payment for raw material purchase and collection of cash from sales is referred as the, यानी कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच समय अंतराल को हम रिक्त स्थान कहते हैं। ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, नगद चक्र है, कंपनी के लिए परिचालन चक्र, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल हमने क्या किया है, परचेज किया है, और उससे हमने क्या बनाया है, फिनिश गुड्स बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इससे सेल कर दिया, सेल करने पर क्या आया, कैश आया, फिर इस कैश से हमने फिर क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर हमने फिनिश गुड्स बनाया। तो ये जो साइकिल है ये किस टाइप का साइकिल है, तो इसमें क्या हो रहा है, कैश तुरंत बदली जा रही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कैश साइकिल या नगद चक्र बोलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन नेसेसरी इन द एचआरपी, यानी कि ह्यूमन सोर्सेस प्लानिंग प्रोसेस एवरी ईयर टू इनकॉर्पोरेट चेंज इनटू in it to make it more useful, यानी कि एचआरपी यानी कि मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में हर साल इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें परिवर्तन शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक है। ऑप्शन है, अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, या प्रक्रिया की समीक्षा करना। देखिए आपका जो मानव संसाधन योजना प्रक्रिया है, आप इसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करके बनाओगे, क्या अलग से धन इकट्ठा करोगे तब बनेगा क्या, तो अलग से धन स्थापना ये तो करेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रशिक्षण हम देख करके कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण में भी क्या होता है कि उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं बनेगा, अधिक उपयोगी बनाना है आपको, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, आपने
अपने बिजनेस के टारगेट्स तो सुनिश्चित कर लिए, पर टारगेट सुनिश्चित करने से हमारा जो मानव संसाधन योजना जो प्रोसेस है वो अच्छी नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। केवल लक्ष्य डिसाइड हुआ है, उसके अंदर की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर आप प्रक्रिया की समीक्षा करोगे, यानी कि आपने जो प्रोसेस बनाई है, जो आपकी स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसेस रखी है, उनकी अगर आप समीक्षा करोगे तो उसमें से प्लस और माइनस दोनों पॉइंट यहां पर निकल के आते हैं। और जब प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रक्रिया को और बेहतरीन बना सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, जिसमें प्रक्रिया की समीक्षा करना क्या है हमारे लिए अच्छा माना जाता है या हम उसको उपयोगी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, विच थ्योरी बिलीव्ड दैट लीडर शेयर सम इनबॉर्न पर्सनालिटी ट्रेड्स। तो इसने दिया है कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेता में कुछ जन्मजात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। ऑप्शन है नेतृत्व का गुण सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व की स्थिति जन्य स्थिति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात व्यक्तित्व क्या होता है। जन्मजात का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने जन्म से सीख करके आता है। जैसे कि देखिए अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट से क्या सीखा था, तो चक्रव्यूह में जाने की जो प्रोसेस थी वो विधि उसने अपनी माँ के पेट में ही सीख ली थी, जो जन्म से सीख के आता। ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है कि कौन से सिद्धांत से ये माना जाता है कि नेताओं में कुछ जन्मजात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। तो नेताओं में कौन सा सिद्धांत, तो नेतृत्व का जो गुण होता है, ये गुण जो होता है नेतृत्व का, ये आप जन्म से लेके आते हो, ना कि किसी से सीख पाते हो। लेकिन नेतृत्व का व्यवहार आप सीख सकते हैं, नेतृत्व की स्थिति जन्म ये भी आप यहाँ पर आने के बाद सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेतृत्व का जो गुण सिद्धांत है, ये माना जाता है कि नेताओं में कुछ जन्मजात व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, नेतृत्व का गुण सिद्धांत। अगला हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, द प्रैक्टिस एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू, यानी कि सरकार की प्रथाओं नीतियों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है विपणन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर होता है आर्थिक पर्यावरण। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी नीतियां बनाती है, किसको देख करके बनाती है, वो आर्थिक पर्यावरण को देख करके अपनी नीतियां या प्रथाएं बनाएगी। इसके संदर्भ में क्या है, तो आर्थिक पर्यावरण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर एंड करेक्ट एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट इवन कन्फर्म टू प्लांट्स। यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटनाएं योजनाओं के अनुरूप हो। इसका सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। आदेश देना, नियंत्रित करना, आयोजन करना, योजना। देखिए आप क्या करना चाहते हो, अपने अधीनस्थ, अधीनस्थ अगर आपको पता नहीं है तो अधीनस्थ का मतलब होता है कि जो कर्मचारी क्या करता है, किसी और कर्मचारी के अंडर में काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी कहते हैं। तो अगर आप अपने अधीनस्थ की गतिविधियों को चेक करना चाहते हो कि उसने ठीक तरीके से कार्य किया है या नहीं किया है, तो इसको हम कैसे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम अगर प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग से तो ये चेक नहीं हो पाएगा कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा अधीनस्थ है वो कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसका योजना वाला जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। उसके बाद हमने हमारे अधीनस्थ को ऑर्डर दिया है, ठीक है ना। अब ऑर्डर दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करे, तो यहाँ पर ये भी इसका क्या है, सही आंसर नहीं है। उसके बाद आयोजन, आपने उसके लिए जो साधन संसाधन आयोजित किए, इकट्ठे किए, संगठित किए हैं ताकि वो अधीनस्थ काम को परफेक्ट कर सके। तो लेकिन इससे भी ये साबित नहीं होता है कि उसने अपने काम को ठीक तरीके से किया है या नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। अब बात करते हैं नियंत्रण की। अगर नियंत्रण आपका अच्छा है, कंट्रोलिंग आपकी अच्छी है, तो आपने जो प्लानिंग की है, आपने जो संगठन किया है, आपने जो आदेश दिए उनके अनुरूप ही कार्य होगा, और जो आपने योजनाएं बनाई थी उन योजनाओं को जो घटनाएं प्राप्त हुई है दोनों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपके लक्ष्यों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, वास्तविकता में प्राप्त कर सकते हो। यानी कि जैसे आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे उसी कंडीशन में आप उनको प्राप्त कर सकते हो। कब, जब आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेफर टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए सुपेरियर एंड कैन मैनेज इफेक्टिवली। यानी कि अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करता है जिसे एक वरिष्ठ प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। ऑप्शन है नियंत्रण की अवधि, निर्देशन की इकाई, नियंत्रण की इकाई या क्रम। तो इसका सही आंसर है नियंत्रण की अवधि। यानी कि आप नियंत्रण की अवधि से क्या कर सकते हो, अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित कर सकते हो। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑन EBIT। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पे एक और नजर डालेंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज EBIT पर प्रतिष्ठान में परिवर्तन और परिचालन क्षमता के प्रभाव को मापता है।
ऑप्शन है ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, बिक्री की मात्रा और राजस्व। तो देखिए, ऋण पूंजी की अगर बात करूं तो ये फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है उसके लिए काम आता है, तो ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है। परिचालन लाभ की बात करें तो खुद ये जो ईबीआईटी होता है ये एक परिचालन लाभ ही, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही माना जाता है। उसके बाद राजस्व की बात करें तो ये सिर्फ इनकम की बात कर रहा है। लेकिन बिक्री की मात्रा में जो परिवर्तन और परिचालन क्षमता का प्रभाव है ये हम किसके द्वारा माप सकते हैं? ईबीआईटी पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सेल्स क्वांटिटी या बिक्री की मात्रा। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जिसमें हमने आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर इसके टॉपिक वाइज भी अगर वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।